हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कन्या भ्रूण हत्या। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा हर एक बच्चों के लिए जिनके सिलेबस हो या प्रोजेक्ट हो या कहते हैं कुछ अन्य भी कार्य हों जिसमें कन्या भ्रूण हत्या उनका टॉपिक रहेगा। उन सभी बच्चों के लिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम कन्या भ्रूण हत्या के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक पहलू को एनालाइज करेंगे जो कि एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि ये टॉपिक जो है कन्या भ्रूण हत्या काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मैं तुम्हारा ही अंश हूँ, फिर भी तुम मुझसे इतना भेदभाव क्यों करती हो? तुम दोनों ने मिलके ही मेरा निर्माण किया है, फिर भी मुझ में इतना फर्क क्यों? कहते हैं मैं हूँ तो ये जग है, मैं नहीं हूँ तो ये जग नहीं है, फिर भी मुझसे इतना भेदभाव क्यों? मेरे साथ इतना दुराचार क्यों? दोस्तों ये शब्द जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये शब्द हर एक नवजात बच्चा कहता है जो कि इस दुनिया में आता है, क्योंकि वो स्वयं ही नहीं जानता कि वो लड़का बन के आएगा कि लड़की बन के आएगा। लेकिन हमारे समाज में जो भेदभाव हो रहा है वो काफ़ी दुखदायक परिस्थितियों को जो है उजागर करता है। और यहाँ पर जो हम टॉपिक कर रहे हैं कन्या भ्रूण हत्या। कहते हैं कन्या एक ऐसा शब्द है जो पुरातन समय से और आने वाला समय तक महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कन्या नहीं तो संसार नहीं और संसार नहीं तो मनुष्य नहीं। कहते हैं आज कन्या जो है इंसानों को जन्म देता है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, लेकिन जैसे इस दुनिया में आता है तो लोग उसके साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि तुम लड़की हो, ये लड़का है, इसको ऐसा जीना चाहिए, उसको ऐसा वैसा जीना चाहिए। और ये कहते हैं, ये नहीं समझते हैं कि वो माता पिता का ही एक अंश होते हैं। कहते हैं आज लड़की किसी से कम नहीं है और ना किसी से पीछे है, सिर्फ उनको मौका देने की आवश्यकता है। हमारा देश समाज पुरुष प्रधान समाज है। कहते हैं आज पुरुष प्रधान समाज न होके आज माता पिता समाज होना चाहिए, जिसमें उसके लिए हर एक बच्चा अपने लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता हो। कन्या भ्रूण हत्या देखा जाए तो कन्या भ्रूण हत्या को उसके पूर्ण विकास से पहले ही समाप्त कर देना कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है। यानी किसी को जन्म से पहले ही गर्भ में अगर हम समाप्त कर देते हैं, गर्भ में हम हत्या कर देते हैं, तो इसे कन्या भ्रूण हत्या होती है। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। आखिर ऐसा क्यों करती हैं? इसका कारण यह है कि यह मादा है। कन्या भ्रूण हत्या हमारे देश का एक शर्मनाक और चौंकाने वाला सच बन गया है। भारत में बेटियों की अपेक्षा बेटे के प्रति गहरा लगाव होता है। और मैं आपको बता दूं, एक औरत ही एक औरत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि आप इस बात से समझ सकते हो
कि बेटी का जन्म भी एक बेटी ही दे रही होती है और बेटे के प्रति बेटी का ही दुर्व्यवहार होता है। चिकित्सा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग के कारण लोग तुलनात्मक रूप से बड़े और बेटे वाले छोटे परिवार की इच्छा रखते हैं। कहते हैं कोई भी परिवार हो, उनकी सबसे बड़ी इच्छा यही होता है कि उनको एक वंश चलाने वाला जो है बेटा आए। लेकिन क्या इंसान ये नहीं सोच सकता कि बेटी को भी उसी का ही अंग है और बेटी का बच्चा भी उसके वंश को आगे बढ़ा सकता है? क्योंकि देखा जाए, आप भी थोड़ा दिमाग में सोचिए कि हम तो लड़कों की चाह रखते हैं, तो ये कितना तक हमारे नाम को आगे बढ़ा सकते हैं, एक जनरेशन से 2 जनरेशन। और क्या दूसरा जनरेशन नाना नानी को नहीं ढूंढते होंगे? वो भी ढूंढा जाता है, लेकिन लोगों की सोच नहीं बदलती है। कहते हैं ये सबसे अधिक जो ये कन्या भ्रूण हत्या प्रावधान की गई है सबसे छोटे परिवारों में होती है। और देखा जाए तो यहाँ पर लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण में से भी एक है। कहते हैं भारत में लिंग अनुपात अगर कम है तो इसका कहीं ना कहीं कारण जो है इस तरह का प्रावधान है। हमारे देश में जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा है, उतना ही जो है बच्चों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या पैदा कर दिया है। यानी कन्या भ्रूण हत्या में कहीं ना कहीं है जो है हम लोगों का आधुनिक होना भी है। क्योंकि कहते हैं आज के समय इन सब कारणों से भारत में देखा जाए तो दिन प्रतिदिन जो है लिंग अनुपात में गिरावट होने का मुख्य कारण बना है। आज देखते हैं कि लिंग अनुपात में इतनी गिरावट आई है कि कहते हैं 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 800 या 900 के आसपास लड़कियों को ही देखा गया है। तो ये आप देख सकते हो कि आने वाला समय में कहते हैं देश में जो है लड़कियों की काफ़ी कमी होगी और इन सब के कारणों बहुत सी समस्या भी पैदा होगी। भारत में कन्या भ्रूण हत्या एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसे स्कूल शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा के दौरान पूरा निबंध अथवा 1 या 2 पैरा लिखने को भी दिया जाता है। लेकिन यही व्यक्ति जो है आगे चल के इन सब बातों पे अमल नहीं करते हैं। देखा जाए तो अगर आपके सिलेबस कोई भी कक्षा में आप पढ़ते होंगे, कन्या भ्रूण हत्या के अंतर्गत जो है प्रोजेक्ट भी तैयार करना पड़ता है, लेख भी लिखने पड़ते हैं, ऐसे भी लिखने पड़ते, बहुत चीज़ें करने पड़ते हैं। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट ने उनको इस तरह की जो है विषय क्यों दिया है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या पर निबंध लेखन और पैराग्राफ यहाँ दिए भी गए हैं। यदि दिए गए सभी निबंध और पैराग्राफ बेहद सरल और विभिन्न शब्द सीमाओं में उपलब्ध भी होते हैं। इसका प्रयोग विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी या स्कूली परीक्षा के दौरान अपनी ज़रूरत के अनुसार कर सकता है। यानी देखा जाए तो सरकार ने इसको जो है हर क्षेत्र में प्रावधान किया है कि लोग समझदार बने, उनको इस विषय वस्तु के बारे में जाने और उन चीज़ों से अवगत हों जो हमारे देश में बुराई है। कहते हैं ये इसके लिए सरकार ने बहुत तरह के प्रयत्न किए हैं। लेकिन यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर का एक विश्वास है कि सरकार के करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इंसान की सोच नहीं बदलेगी, जब तक इंसान की समझ नहीं आएगी, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा, लोगों में जो कन्या भ्रूण हत्या के प्रति अपनी कुरवैया है उसको बदला नहीं जा सकता। क्योंकि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, कन्या भ्रूण हत्या नहीं खत्म होगी। क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि लड़कियों के सोच में बदलाव करने की ज़रूरत है। क्योंकि मैंने आपको एक शब्द बताया था कि लड़की ही लड़की की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और ये सच है, इसमें कोई दो बुराई नहीं है। कोई अगर व्यक्ति घर में अगर लड़की जन्म ले रहा है तो सबसे पहले उंगली उठाने वाला या तो उसकी दादी होगी या उसका नानी होगी, क्योंकि वही उंगली उठाते हैं कि लड़की ने जन्म लिया है। लड़का होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, लड़का हो चाहे लड़की, माता पिता का जो है ये अभिन्न अंग है और इनको सामान्य अधिकार, सामान्य समाज में रहने का अधिकार सब कुछ देना चाहिए। क्योंकि हम आज आधुनिक युग में हैं, हम पिछड़े हुए नहीं हैं, हमारे पास सब कुछ है। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है जो कई और गंभीर समस्या भी जड़ कर गई है। कन्या भ्रूण हत्या तो हमारे समाज में प्रचलित है, लेकिन इसके कारण कई समस्या भी उत्पन्न हुई है। इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। भारत में 1901 में प्रति
जो है 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थी। अब देखिए 1900 जो एक की एक बात है, यानी जब भारत आज़ाद नहीं था उस समय की स्थिति थी। लेकिन देखा जाए तो वर्ष 1991 में महिलाओं की संख्या यह घटकर 927 हो गई। अब देखिए 1951 की बात करें तो हम आज़ाद भी थे और यहाँ पर हम नए टेक्नोलॉजी के विकास में भी आगे बढ़ रहे थे। अब बढ़ती हुई विकास के चरणों में महिलाओं की संख्या घट गई। तो इसका कारण सबसे बड़ा क्या बना कि आज पढ़े लिखे लोग जो हैं मूर्ख हैं, उनको इस बात की समझ नहीं है। और इसके तो और भी आगे अगर आप जाइएगा तो समझिएगा कि इसमें बहुत ही लोग जो आज कह रहे हैं कि हम आधुनिक युग में है, आज भारत सरकार भी अपने जो है पीठ थपथपाती कि हमारी शिक्षा दर जो है 80-90 के आसपास है। लेकिन ये आंकड़ा देख के कहते हैं भारत सरकार को भी समझ में आएगी कि हमारा शिक्षा स्तर बहुत ही नीचा है। कहते हैं वर्ष 1991 से 2011 के बीच में महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज जो की गई थी, कहते हैं वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर सिर्फ 940 महिलाएं रह गई। अब देखिए ये 1901 और 1991 की अगर तुलना कीजिएगा तो आपको क्या लगता है कि आज हमारा समाज शिक्षित है, समझदार है? यहाँ पर महिलाओं की संख्या 940 रह गई। ये तो कहते हैं हम अभी पढ़े लिखे होने से अच्छा हम जब अनपढ़ थे उस समय हमारी स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। आज तो हम पढ़ लिख के भी कहते हैं समझदारी की तो हर कसौटी को पीछे छोड़ दिए। कहते हैं सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण में देखें तो यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2013 में भारत में कन्या भ्रूण हत्या कुल 217 मामले दर्ज किए गए। अब देखिए ये मामले वो दर्ज किए गए जिनको लोगों ने दर्ज करवाया, लेकिन वो मामले जो दर्ज नहीं हुए उनका क्या? यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर देखिए 2013 में भ्रूण हत्या के जो है कुल 217 मामले दर्ज करवाए गए, वो भी पुलिस स्टेशन में। लेकिन ना जाने कितने ऐसे घटना थी जिनको दर्ज नहीं करवाया गया, तो उसकी तो कोई पूछ भी नहीं है। तो समझ सकते हो कि भारत में लड़कियों के प्रति कितना घृणा है। और ये माता पिता जो अपने आप को कहते हैं अपने बच्चों के प्रति घृणा जो दिख रही है वो कन्या भ्रूण हत्या में साफ नज़र आती है। जिनमें सबसे अधिक देखा जाए तो 69 जो है मध्य प्रदेश से जो है ये रिपोर्ट आई थी। मध्य प्रदेश कहते हैं 69%, यानी 69 जो है केस मध्य प्रदेश से आई। वहीं 34% जो है राजस्थान से और 21 हरियाणा से संबंधित थी। देखिए ये सारे आंकड़े वो आंकड़े हैं जो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाए गए। लेकिन मैं बता दूं कि ये आंकड़े सिर्फ 1% ही है। बाकी के देखा जाए 99% जो थी वो तो केस दर्ज कराई ही नहीं गई, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं को मार पीट के जो है नहीं केस दर्ज करवाने की बात की गई, सारी बातें छुपाई गई। ये तो वो घटना थी जो काफ़ी गंभीर बन गई। और इसमें मैं आपको बता दूं कन्या भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा हाथ जो है कहते हैं आज जितने भी हॉस्पिटल हैं जहां पर पढ़े लिखे डॉक्टर सब बैठते हैं वो पैसा के लालच में पहले जो है गर्भ के बारे में बता देते हैं, जिनके कारण माता पिता पहले ही जो है गर्भपात करवा लेते हैं और इस तरह के जो है कारनामों का अंजाम होता है। तो कन्या भ्रूण हत्या में सबसे बड़ा हाथ जो है पढ़े लिखे लोगों का है, जो आज आधुनिक युग में अपने आप को महानतम समझते हैं। और ये आंकड़ा भी आपको हैरान कर देता है, क्योंकि जब हम आज़ाद नहीं थे, जब भारत इतनी विकसित नहीं था, वहाँ पर चलिए महिलाओं की स्थिति कुछ हद तक तो अच्छी भी थी। लेकिन जब हम 2011 तक आए तो वहाँ पर महिलाओं की स्थिति देख के ही बहुत हैरानी होती है। और दिन प्रतिदिन जो बड़े बड़े शहरों हैं जहाँ पर एजुकेशन 80-90% है, वहाँ तो महिलाओं की संख्या आज के समय में 800 से भी कम है। और देखा जाए तो ये गिरता हुआ स्तर हमारे जो सोच है महिलाओं के प्रति वो गिर रही है। समाज में देखा जाए तो कहते हैं महिलाएं तो देवी का रूप है, ईश्वर का प्रतीक होता है, लेकिन जो ये यहाँ पर जो लिंग अनुपात हमें दर्शा रही है कहते हैं उनके प्रति सबसे बड़ा घृणा का जो है नज़रिया दिखने को मिलता है। और ये नज़रिया माता पिता का होता है, उनके जो है नाना नानी का होता है, दादा दादी का होता है, जो सही नहीं है।
गर्भ से लिंग परीक्षण जांच के बाद बालिका शिशु को हटाना कन्या भ्रूण हत्या होता है। यानी गर्भ से लिंग परीक्षण, देखिए ये सरकार की तरफ से देखा जाए तो लिंग परीक्षण जांच जो होती है कानूनी अपराध होता है और इसके कराने वाले और करने वाले दोनों को सज़ा का प्रावधान है। लेकिन फिर भी ये कहते हैं कानूनी बातें हैं, इसको जो है ज़मीनी हकीकत में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को अच्छे खासे पैसे पकड़ाते हो तो वो लिंग परीक्षण भी करेगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी देगा। और यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं सरकार की जो है ढीली रवैया है। केवल पहले लड़का पाने की परिवार में बुजुर्ग सदस्यों की इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म से पहले बालिका शिशु को गर्भ में ही मार दिया जाता है। और मैंने आपको साफ शब्दों में कहा है कि ये सबसे बड़ी बात होती है बुजुर्ग सदस्यों की, और सबसे बड़ी जो है इसमें जो होती है महिलाओं की ही सोच होती है कि उनका जो संतान हो लड़के हों। अब देखिए लड़की जब ये बात सोचती है तो ये कहाँ तक सही रहेगा। ये सभी प्रक्रिया पारिवारिक दबाव खास तौर से पति और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा की जाती है। कहते हैं ये तो आम बात है कि पति जो होते हैं वो भी यही बात करते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये सब गलत है। गर्भपात कराने के पीछे सामान्य कारण अनियोजित गर्भ है, जबकि कन्या भ्रूण हत्या परिवार द्वारा की जाती है। परिवार के हर एक सदस्य कन्या भ्रूण हत्या में जो है उत्तरदायी होता है, क्योंकि एक भी सदस्य जो होते हैं इसके खिलाफ नहीं होते हैं, इसके फेवर में होते हैं। भारतीय समाज में अनचाहे रूप से जब पैदा हुए लड़कियों को मारने की प्रथा सदियों से है और ये हमारे पूर्वजों से ही ऐसी समस्या रही है। कहते हैं लड़की के प्रति इनकी जितनी घृणा है वो हमारे आज से नहीं है, पुराने समय से है। कहते हैं जब तक पुराने समय के विचारों को नहीं बदला जाएगा हमारे समाज से कन्या भ्रूण हत्या खत्म नहीं होगी। पुराने समय से होना ये बहुत ही चिंता का विषय बन सकता है। लोगों का मानना है कि लड़के परिवार के वंश को जारी रखते हैं, जबकि वे बेहद आसान सी बात नहीं समझते हैं कि दुनिया में लड़कियां ही शिशु को जन्म दे सकती है, लड़के नहीं। ये बात कहते हैं सभी को समझना चाहिए कि जब लड़कियां नहीं रहेगी तो आगे के जनरेशन कैसे बढ़ेगा। मैं एक ही बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि दोनों को जो है सामान्य अधिकार देना चाहिए और माता पिता को ये बात सोचना चाहिए कि वंश सिर्फ लड़के नहीं बढ़ा सकते हैं, लड़कियां भी बढ़ा सकती है। क्योंकि वंश का मतलब यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। वंश का मतलब होता है कि आगे जनरेशन को बढ़ाना। मान लीजिए लड़की है तो लड़की अगर आगे शादी भी कर लेती है तो क्या उसका माँ बाप का नाम चेंज हो जाता है कि माँ बाप का नाम वही रहता है जो उसका माँ बाप का है? क्या वो नाना नानी किसी और को कहने जाएगा या दादा दादी किसी और को कहने जाएगा? ये कहेगा उन्हीं को जिनसे उनका रिलेशन होता है। जर्नल सी बात है। जो लोग ये सोचते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, क्या उनको लगता है कि मरने के बाद उनके नाम आगे बढ़ेगा? संभव ही नहीं है। कहते हैं नाम अगर आपको करना है संसार में तो अच्छे काम कीजिए जिसके कारण आपका नाम बढ़े। आप ये क्या सोचते हो कि लड़के आगे वंश को जारी रखते हैं? क्या लड़कियां का वंश जारी नहीं रहता है? क्या हम मरने के बाद देखने आते हैं कि कौन सा वंश किसका जारी रहता है, कौन हमें कितना कद्र करता है? आजकल तो माता पिता को बच्चे घर में भी रखना नहीं पसंद करते हैं, अगले दिन ही जो है बुजुर्ग आश्रम में भेज देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सोच इंसान को बदलने की ज़रूरत है। सिंपल सी बात है। कहते हैं चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हमें दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों को हमें सामान्य शिक्षा देना चाहिए, सामान्य अपॉर्चुनिटी देना चाहिए और समाज में उनका सुरक्षा जो है सुनिश्चित करना चाहिए। कहते हैं अगर लड़कियां बाहर निकलती है तो उनको हज़ारों तरह के जो है डर दिमाग में बैठा रहता है। कारण क्या है कि हमारे समाज की जो नज़रिया है वो बिल्कुल ही गलत है, गलत भावना है, गलत सोच है। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी हमारे समाज में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं दुनिया में अगर लड़कियां न रहें तो संसार का जो है आगे विकास नहीं हो सकता, संसार खत्म हो जाएगा। इसलिए दोनों का जो है बैलेंस होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब प्रथम आपके मन में यही सवाल उठ रहा होगा कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है। कहते हैं हम जो मेन टॉपिक कर रहे थे इसमें हमने सर ये बात जानना है कि कन्या भ्रूण हत्या होता क्या है। कन्या भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षण के बाद जन्म लेने से पहले मां के गर्भ से कन्या भ्रूण को समाप्त करने गर्भपात की प्रक्रिया है।
आप सोचते हो कि जब अल्ट्रासाउंड ऐसे कार्य करता है तो अल्ट्रासाउंड को हटा देना चाहिए। देखिए दोस्तों, आज के समय में जितनी बीमारी है उतने इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बीमारी हज़ारों हैं, हर एक समय है। अल्ट्रासाउंड जो स्कैनिंग की गई, बनाई गई, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था, एक जन क्रांति थी, क्योंकि इससे हम गर्भ में हो रहे बच्चों की सारी बातें पता कर सकते थे। उनको कोई तकलीफ़ होती थी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती थी, तो हमको समय रहते हम सचेत हो सकते थे। लेकिन लोगों ने आज इसका जो है गलत उपयोग करने लग गए हैं। कहते हैं आज हमारे समाज में कोई चीज़ है उसका उपयोग कम कर रहे हैं, दुरुपयोग अधिक कर रहे हैं, और यही बात यहाँ आती है। कन्या भ्रूण हत्या जो है अल्ट्रासाउंड स्कैन जैसे लिंग पहचान परीक्षण के जन्म लेने से पहले जो है माँ के गर्भ में कन्या को समाप्त कर दिया जाता है। इसे हम जो है गर्भपात या कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। भारत में कन्या भ्रूण हत्या और यहाँ तक कि कोई भी लिंग पहचान परीक्षण अवैध है। आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ पर लिखा है कि लिंग की पहचान कानूनी अपराध है, लेकिन लोग पैसे के लालच में वो सारे कार्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। सिर्फ लिख देने से नहीं होता है, लिखा हुआ तो हर चीज़ होता है। कहते हैं जो लिखा होता है ना, लोग उसके विपरीत करते हैं। यह उन माता पिता के लिए श्रम की बात होता है जो एक बच्चे के लिए निराश है, और साथ ही डॉक्टर भी इसके लिए विशेष रूप से गर्भपात कर रहे हैं। और डॉक्टर को तो आज के समय में पैसे बनाना है। कहते हैं आज इस दुनिया में पैसों के लिए इतनी मारामारी चल रही है, भूख लगी हुई है लोगों की, समझ नहीं आती कि इनकी भूख कब शांत होगी। आज मंत्री से लेकर संतरी तक, डॉक्टर से लेके कहते हैं बड़े बड़े लोग तक, सब पागल हो रखे हैं इन पैसों के पीछे, और इन पैसों के कारण न जाने वो कितने तरह के अपराध कर रहे हैं जो उनको करना नहीं चाहिए। कहते हैं डॉक्टर तो किसी को जीवन देता है, लेकिन जीवन देने वाला ही अगर जीवन लेने लग जाए तो जीवन देने वालों को कौन भरोसा करेगा। तभी तो आजकल डॉक्टर से भी लोगों का विश्वास उठ गया है। कहते हैं जो भी व्यक्ति इस तरह की बातें करते हैं, डॉक्टर को फटाक से उसके रिकॉर्डिंग करना चाहिए और पुलिस स्टेशन में इसको जो है बताना चाहिए, क्योंकि ऐसे माता पिता तभी सुधरेंगे। लेकिन जब डॉक्टर ही इस बात को जो है समझेंगे नहीं, पैसा के लालच में इस तरह की अपराध करेंगे, तो जर्नल सी बात है आगे कैसे होगा। मैं एक ही बात यहाँ कहता हूँ कि जो जिसके अधिकार में जो चीज़ होता है उसको करना चाहिए। और कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको समझाइए, नहीं समझ रहा है तो कहते हैं बहुत से और भी तरीके हैं, लेकिन पैसे के लालच में ऐसा करना सही नहीं है। ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कन्या भ्रूण हत्या का कारण। कहते हैं कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे, और कारण काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सब प्रथम अगर हम बात करें कन्या भ्रूण हत्या के कारणों का, तो कहते हैं आम तौर पर माता पिता बेटी नहीं चाहते हैं। आम तौर पर माता पिता, अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आया है, माता और पिता। माता कौन होती है? क्या वो बेटी नहीं होती है? पिता भी तो माता से ही जन्म लेती है। तो आम तौर पर ऐसी सोच क्यों? आम तौर पर माता पिता बेटी नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें बेटी की शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी रकम देनी होती है। यहाँ पर मैं सवाल उन सभी लोगों से उठाता हूँ, आपने अगर बेटी को जन्म दिया है, बेटा को जन्म दिया है, तो क्या आपके सारी संपत्ति पर सिर्फ बेटे का अधिकार है? क्या बेटी का अधिकार नहीं हो सकता? कहते हैं अगर हर लोग यही बात समझने लगे, बेटा बेटी को सामान्य समझने लगे और दोनों को ही अपनी संपत्ति में अधिकार दे दें, तो शायद दहेज प्रथा की जो ये रूप, जो कलंकित रूप है, हमारे समाज से हट जाएगी। सबसे बड़ी बात आती है सरकार की एक्शन पे। सरकार तो सिर्फ दिखावा खेल करती है। कहते हैं दहेज प्रथा तो सरकार की नाकों के नीचे होती है, लेकिन सरकार नहीं समझती है। समझना तो आम इंसानों को पड़ेगा कि जिस प्रकार माता पिता के लिए बेटी सामान्य है, उसी प्रकार से बेटा भी सामान्य है। दोनों को सामान्य अधिकार दो, किसी एक को महत्व न दो। क्या आपने सिर्फ बेटे को जन्म दिया है? बेटी को जन्म नहीं दिया है। बेटी कहीं से आई है, पानी में आपने उसको तैरते हुए नजर देखा है और उसको अपने पास ले लिया है। संभवतः नहीं है, आपके ही ये अंश है, आपके ही डीएनए है। तो बेटा और बेटी में अंतर काहे को? देखा जाए तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर शादी में दहेज के रूप में एक बड़ी रकम देना, और वो सारे मैं दहेज लाने वाले लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके भी बेटी हो सकते हैं। अगर आप
दूसरे से लोगे दहेज तो जनरल सी बात है, ये आगे परंपरा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप में सोच बदलेगा तो ये परंपरा ख़त्म हो जाएगी और आपको ये संसार एक नया रूप में देखेगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐसी धारणा है कि लड़कियां हमेशा उपभोग होती है और लड़के एकमात्र निर्माता होते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है। कहते हैं राजा महाराजा ने आया और उन्होंने देश को एक अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया। ऐसे राजा को क्या देश में, हमारे देश में गरिमा देना चाहिए, जिन्होंने लड़कियां को हमेशा उपभोग की वस्तु समझा और हमेशा उनका उपयोग गलत किया। कहते हैं राजाओं ने आके अपनी जो है रंगलीला का जो है और भोग विलास का ऐसा लीला रचा कि आम जनमानस में भी लड़कियों के प्रति जो है उपभोक्ता का ही वस्तु समझा जाने लगा और लड़कों को निर्माता समझा जा गया। ये गलत है। कहते हैं किसी चीज़ का जो निर्माण करता है वो निर्माता होता है, लेकिन लड़कियां तो एक नए जीवन का निर्माण करती है। फिर उपभोक्ता कैसे? लड़कियां तो एक नया जीवन का जो है निर्माण करती है, तो लड़कियां उपभोक्ता कैसे? ये सोच में है। कहते हैं इस प्रकार माता पिता समझते हैं कि बेटा जीवन भर पैसा कमाएगा और अपने माता पिता का देखभाल करेगा। मैं प्रश्न उठाता हूँ, क्या ये बात गलत नहीं है? बेटा तो आज शादी करके अलग हो जाता है और माता पिता को अकेला ही छोड़ जाता है, तो ऐसा सोच का क्यों कि पैसा जो है बेटा जीवन भर पैसा कमाएगा और अपने माता पिता का देखभाल करेगा। हालांकि लड़कियों की एक दिन शादी हो जाएगी और उनका एक अलग परिवार होगा। और ये बात यहाँ समझने वाली बात है कि लड़कियाँ अगर शादी करेगी तो जाएगी कहाँ? किसी घर में ही जाएगी ना, वहाँ पर उसके माता पिता भी होगा। तो जर्नल से बात देखिए, अगर आप अपनी बेटियों की हत्या करिएगा, जब वो कोई दूसरी लड़की आपके घर में बहू बन के आएगा तो आपका कदर कैसे करेगा? वो वही हो गया ना बात। जब आप दूसरे को सम्मान नहीं किए, दूसरी लड़कियों को सम्मान नहीं किया, जब आपने बेटियों को सम्मान नहीं किया, तो आपके घर में जो बेटी आएगी किसी घर का, तो वो आपका सम्मान कैसे करेगा? क्योंकि वो भी तो एक लड़की है, उसके भी तो माँ बाप मारने के फिराक में थे, लेकिन वो आपके घर में लड़की बन के आ गई, शादी करके आपका बेटा लेके आ गया। तो लड़कियों की दिन शादी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। उनका अलग परिवार कहाँ से होगा? अलग परिवार तो कोई लड़कियां शादी करने के बाद एक दूसरे परिवार में जाती है और आपकी बेटी दूसरे परिवार में जाती है। ये तो लेना देना हो गया। तो दहेज किस लिए और यहाँ पर भ्रूण हत्या किस लिए? भाई संसार का यही रीति है कि एक अपना घर छोड़ता है तो दूसरा आपके घर में आता है। अगर आप अपने बेटी को सम्मान देते हो, इज्जत देते हो, तो जनरल सी बात है आपको भी दूसरे घर से जो लड़की आई है बहू बन के, वो आपको सम्मान देगा। तो ये सोच बदलने की ज़रूरत है। पॉइंट तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बताए गए हैं, लेकिन हमें अमल करने की आवश्यकता है। ऐसा मानता है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़की को पति के परिवार के आगे बढ़ाना होगा। अब देखिए, जब तक यहाँ पर हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक इस विचारधारा को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये बात गलत है कि बेटा भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा, लेकिन लड़की को पति के परिवार के आगे बढ़ाना होगा। ये सोच भी गलत है, ये विचार भी गलत है कि बेटी भी भविष्य में परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, अगर हम एग्जाम्पल लें, कल्पना चावला की अगर हम बात करें तो भारत की बेटी थी, स्पेस में गई, तो क्या उसका ससुराल वालों के नाम लिया जाता है? आज अगर आप ऐसे लिखते हो तो क्या लिखते हो? उसके माता पिता के नाम नहीं लिखते हो क्या? उसके ससुराल वालों के नाम लिखते हो सारे? तो सोचिए कि हम विचार कीजिए कि यहाँ भविष्य में लड़कियाँ भी माता पिता का नाम रोशन कर सकती है। ये नहीं होता है कि लड़कियों के शादी करने के बाद वो पति का या पति के परिवारों का नाम का रोशन करेगा। ये गलत है और यहाँ सरकार को भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है कि जहाँ पर माता पिता का नाम होगा, पति के नामों से मत बदलो, जो जैसा है रहने दो। ये क्या, जैसे ही शादी हो गया उसके पति का नाम चढ़ गया आधार कार्ड पे? ऐसा क्यों? लड़कों में क्यों नहीं चेंज हुआ कि लड़कों में भी तो पत्नी का नाम आना चाहिए? कहते सरकार की सोच ही यहाँ पर घटिया है, तो क्या किया जाएगा? सोचिए ना, विचार कीजिए। लड़की दूसरे घर में गया,
उसके जो है पति का नाम उसका आधार कार्ड पे चढ़ गया, लेकिन लड़का का क्या आधार कार्ड पे लड़की का नाम चढ़ा। बात तो यहाँ पर उठती है ना, प्रश्न उठती है, सरकार के दो रवैये पे उठती है। कहते हैं जिसका जहाँ नाम है रहने दो, जिसका जो नाम है चलने दो। ये क्या आप पुरुष प्रधान समाज बना रहे हो? आप तो कह रहे हो कि हम 21वीं शताब्दी में है, हम विकसित राष्ट्र है, लेकिन सोच कहाँ है? आगे की बात करें, माता पिता और दादा दादी के लिए परिवार में बेटी के अलावा एक लड़का पैदा करना समाज में एक प्रतिष्ठा का मुद्दा है। देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज का ही दो रवैया है, क्योंकि समाज में भी ऐसे लोग हैं जो सही नहीं है। कहते हैं अगर किसी घर में बेटी जन्म लिया है तो क्या है, वो भी तो समाज का एक हिस्सा है। आज अगर किसी को हम बेटा दर्ज देते हैं और यह बेटी कहते हैं तो ये समाज का नज़रिया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इसके अंतर्गत। पुराने समय में अपने दादा दादी से पूछिए, नाना नानी से पूछिए कि पहले बैल का कितना कद्र होता था। बैल को लोग कहते जिसके घर में 2 बैल होते थे उनको अमीर समझा जाता था। लेकिन आज आधुनिक युग में देखिए, जो गाय का बछड़ा लड़का है वो रोडों पर घूमता हुआ नजर आएगा, और जो कहते हैं बेटी है उनको लोग सजा के रखती हैं। अगर आपने मदर इंडिया फिल्म देखा होगा तो एक बैल के जोड़ा न होने के कारण जो है अभिनेत्री को जो है हल संभालना पड़ा था और उसमें इतना कद्र था। लेकिन क्या ऐसे अगर हम करते चले जा रहे हैं तो क्या आने वाला समय में लड़कों की संख्या अगर बढ़ती रही तो क्या लड़कों का कद्र कम नहीं हो जाएगा? फिर लड़कियों की कद्र बढ़ जाएगा। लोग लड़कियों के लिए दहेज देना शुरू कर देंगे और लड़कियों के लिए जो है मार काट चलने लग जाएगा। तो ये बात हमें समझना चाहिए कि हमें दोनों को महत्व समान देना चाहिए। दोनों ही भविष्य हैं आगे की। और यहाँ पर सबसे बड़ा बात है, समाज जो प्रतिष्ठा का मुद्दा उठाता है, समाज को ऐसा मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। किसी घर में लड़का का जन्म हो चाहे लड़की का जन्म हो, हमें दोनों को सामान्य देखना चाहिए और दोनों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है। आज भारत में जनसंख्या जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं कारण जो है हमारे समाज की जो है यह नीति सब है, और इस पर ना तो सरकार काम कर सकती है न कोई कर सकता है। कर सकते हैं सिर्फ आम व्यक्ति कर सकते हैं अपनी नज़रिया बदल के। परिवार की नई दुल्हन पर लड़कों को जन्म देने का दबाव होता है, नई दुल्हन पर लड़कों को जन्म देने का दबाव होता है, इसलिए उसे लिंग पहचान के लिए जाना पड़ता है और लड़की होने पर गर्भपात कराना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, भारत में हर एक 5 सेकंड में 5 मिनट में गर्भपात होता है, और ये सच्चाई आंकड़ा है, इसको आप झुठला नहीं सकते। और ये गर्भपात होता है लड़कियों का, और ये बहुत बड़ी विडंबना है। और ये गर्भपात आप सोचोगे घर में करवाई जाती है, ऐसा नहीं है। ये बड़े बड़े मान्यता प्राप्त हॉस्पिटलों में करवाई जाती है। मैं तो यही बात हैरान हूँ कि इतने बड़े बड़े लोग, इतने पढ़े लिखे इंसान इस तरह के कार्य को अंजाम देते हैं। क्या उनको लज्जा नहीं आती है? शर्म की बात होनी चाहिए कि हमारे देश में इस तरह लड़कियों का गर्भपात होना बहुत दुखदायक परिस्थिति है। समाज में लोगों को अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी की कन्या शिशु बोझ का प्रमुख कारण भी बनता है, और कहीं ना कहीं अशिक्षा का ही मैं ये कारण मानता हूँ। मैंने आपको कई बार बताया है कि सरकार अपने आप को पीठ थपथपाती है कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर ऊंचा है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर सबसे घटिया है। यहाँ पर लोग पढ़े लिखे समझदार नहीं बन रहे हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ बन रहे हैं। और असुरक्षा की बात करें तो हमारे समाज में तो सुरक्षा है ही नहीं। कोई भी घटना घट जाएगी, पुलिस वाले आराम से गाड़ी में बैठ के सोए रहते हैं। सरकार ने गाड़ी दे दिया है, एसी लगा दिया है, और ड्यूटी रात की मिलती है, आराम से जाके सो जाते हैं। कहीं अपराध होते हैं, होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से निश्चिंत सोते हैं। कहीं ना कहीं हमारी समाज की ये दो रवैया है। और गरीबी तो कहते हैं इस तरह से बढ़ती चली जा रही है कि सरकार तो लगता है कि गरीबी को ख़त्म नहीं कर रही है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ अमीरों का साथ हो रहा है और अमीरों का ही विकास हो रहा है। आम गरीब लोग तो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, और आने वाला समय में तो उनको रोटी का 2
टुकड़ा भी मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। विज्ञान और तकनीकी प्रगति और उपयोगिता में माता पिता के लिए काम बहुत आसान बना दिया है। अब ये टेक्नोलॉजी हमारे सुविधाओं के लिए बनाई गई, लेकिन ये देखा जाए तो हम इसका गलत उपयोग कर रहे हैं। और गलत उपयोग माता पिता नहीं कर रहे हैं, गलत उपयोग बड़े बड़े संस्था कर रही है। आप कोई भी संस्था में चले जाइए, सब जगह लिखा रहता है, बड़े अच्छे से शब्द लिखे रहते हैं, पढ़ के तो मन मुक्त हो जाता है। लेकिन उन्हीं संस्थाओं में सारे कार्य होते हैं, भ्रूण हत्या जैसे कार्य को अंजाम दिया जाता है, जो गलत है। कहते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े समाज संस्थाएं ऐसे कार्य को कर रही है जो गलत है। लेकिन यह स्त्री विरोधी नज़रिया किसी भी रूप में परिवार तक सीमित नहीं है। भेदभाव के पीछे संस्कृति, मान्यताओं और सामाजिक नियमों का अधिक हाथ होती है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्य है। यदि यह प्रथा बंद करना है तो नियमों को चुनौती देनी होगी। कहते हैं स्त्री विरोधी नज़रिया, क्योंकि स्त्री ही इसका विरोध करती है और गरीब परिवार तक सीमित नहीं है। ये भेदभाव के पीछे संस्कृति, मान्यताएं और संस्कृति नियम का भी हाथ होती है। हम पुराने परंपराओं को जो है अपने साथ चिपका रखे हैं। हम ये नहीं समझ रहे हैं कि अगर हम जिसको मौका देंगे वो आगे अच्छा से प्रगति करेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमने पुरानी मान्यताओं को तो अपने कहते हैं जेब में लेके घूमते हैं, और ये आपके परिवार में भी होता होगा। अगर मान लीजिए आपके परिवार में एक लड़का एक लड़की है, लड़की स्कूल अगर जाती है, पढ़ के आती है, तो फटाफट जो है घर के कामों में लग जाती है, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सारे कार्य करने लग जाती है। लेकिन लड़के आते हैं तो क्या करते हैं, आके मोबाइल चलाने लग जाते हैं, या गेम खेलने लग जाते हैं, या बाहर जाके मैच खेलने लग जाते हैं। अब ऐसा नज़रिया क्यों? क्योंकि ये हमारी पुरानी परंपरा बनाई गई है। लड़कियां घर के काम करेगी, लड़के जो है ऐश करेंगे। अब ये परंपरा कहीं ना कहीं हमें हटाना पड़ेगा। जो कार्य लड़की करे उनको लड़कों को भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज चुनौती भरा पूर्ण है। आज सिर्फ लड़कियों को घर संभालने की ज़रूरत नहीं है, लड़कों को भी समझ आनी चाहिए। दोनों को हमें बराबर शिक्षा देना चाहिए, बराबर समझ देनी चाहिए, और दोनों को बराबर मौका देना चाहिए। कहते हैं तभी तो आज लड़कियां पिछड़ती चली जा रही है। जब तक हम पुरानी संस्कृति, पुरानी मान्यताओं को पीछे नहीं छोड़ेंगे, जब तक चुनौती नहीं देंगे, हमारे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याएं प्रतिदिन उठेगी और उठती रहेगी। भारत में स्त्रियों को हिकारत से देखने को सामाजिक आर्थिक कारणों से जोड़ा जा सकता है। भारत में किए गए अध्ययन से स्त्रियों की हिराकर्ता के पीछे 3 कारक दर्शाए गए हैं, जो आर्थिक उपयोगिता, सामाजिक आर्थिक उपयोगिता और एक धार्मिक कार्य। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ स्त्रियों को हिकारत के साथ जोड़ा भी जाता है। आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में भी देखा जाए तो औरतों को ही आगे रखा जाता है। कुछ संस्कृति और सामाजिक आर्थिक नीतियों के कारण पुराने समय से किए जा रहा कन्या भ्रूण हत्या एक अनैतिक कार्य है, और भारतीय समाज में कन्या भ्रूण हत्या के निम्न कारण भी देखे जा सकते हैं। ये बहुत से और भी कारण हैं जिसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। कन्या भ्रूण हत्या की प्रमुख वजह बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता है, क्योंकि पुत्र आय का मुख्य स्रोत होता है, जबकि लड़कियां केवल उपभोग के रूप में देखा जाता है। समाज में ये गलतफहमियां हैं कि लड़के अपने अभिभावक की सेवा करते हैं, जबकि लड़कियां पराया धन होती है। देखिए, जब तक ये बात हम नहीं दिमाग से हटाएंगे कि लड़कियां पराया धन है, तब तक समाज में जो है इस तरह की कुप्रथाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता। कहते हैं बालक शिशु हो या बालिका शिशु हो, दोनों को समाज में सामान्य अधिकार देना चाहिए, और ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कियां पराया धन है। कहते हो कोई पराया धन नहीं है, वो आपके घर का एक प्रमुख उज्जवल भविष्य है। अगर आप इसको तराशिएगा तो ये आपके लिए पराया धन न होके ये आपका धन होगा, और आपके सेवा में लगी रहेगी, और आपको जो है अपने माता पिता होने पर गर्व दिलाएगी। कहते देखा जाए दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथा भारत में अभिभावकों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। लड़कियां पैदा होने से बचने का मुख्य कारण ये भी बनता है कि दहेज व्यवस्था की पुरानी प्रथाएं जो हमारे समाज में एक गढ़ कर गई है, और ये गढ़ कर गई है इतनी गहराई में चली गई है जिससे हमें वरना मुश्किल पड़ रहा है। दहेज प्रथा ने आज हमारी समाज को तहस नहस कर दिया है। कहते हैं पुरुषवादी भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पुरुषवादी यानी
पिता प्रधान समाज है उसमें महिलाओं की स्थिति निम्न रखा गया है। महिलाओं को हर कार्य के लिए टोका जाता है, हर कार्य के लिए मना की जाती है, लेकिन पुरुषों को हर कार्य के लिए प्रोत्साहित की जाती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण बनता है। देखा जाए तो अभिभावक मानते हैं कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे, जबकि लड़कियां केवल घर संभालने के लिए होती हैं। और ये बात आज के समय में बदलने की ज़रूरत है कि पुत्र समाज में उनके नाम को आगे बढ़ाएंगे। आज देखा जाए तो मैक्सिमम जो लड़के हैं, मैक्सिमम बच्चे हैं, माता पिता का नाम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, माता पिता के नाम को डुबा रहे हैं। ऐसे ऐसे गलत कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए भी ठीक नहीं है, उनके घर परिवार के लिए भी सही नहीं है। तो कहाँ से नाम आगे उन्होंने बढ़ा लिया। कहते हैं जब लड़कियों के साथ लड़के बुरे कर जाते हैं तो लड़के कहते हैं, माता पिता ये सोचते हैं कि लड़कियों ने नाम डुबा दिया, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं सोचा कि लड़कियों के साथ बुरा होने में उन लड़कों का ही हाथ है, और वो भी किसी घर के बेटे हैं। कहते हैं यहाँ समाज में नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण और बालिका शिशु की समाप्ति के लिए भारत में दूसरा बड़ा कारण गर्भपात कानून मान्यता है। देखा जाए तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गैर कानूनी लिंग परीक्षण आज के समाज में एक गढ़ कर गई है और इससे बचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तकनीकी उन्नति ने भी भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया और कन्या भ्रूण हत्या से जुड़े तथ्य भी इसके सबसे बड़े कारण बनते हैं। देखा जाए तो भारत में जो तकनीकी का विकास हुआ है वो भी कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है। कहते हैं पहले के समय में जब 1901 की हमने जो है डाटा भी देखी थी, उसमें जो है काफ़ी अच्छी थी, यानी 927 थी। लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी हमारे देश का आगे बढ़ा है, हम लोग जो है कन्या भ्रूण हत्या को और आगे बढ़ावा दे रहे हैं, और ये गलत है। कहते हैं अगर देखा जाए तो UNICEF की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सुनियोजित लिंग भेद के कारण भारत की जनसंख्या से लगभग 5 करोड़ लड़कियां एवं महिलाएं गायब है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 करोड़ लड़कियां और महिलाएं गायब होना एक बहुत बड़ी जो है संकट का सबब बन सकता है आने वाला समय में, और ये आंकड़ा कम नहीं है। 5 करोड़ तो UNICEF ने अपनी जो रिपोर्ट में दी है, लेकिन आज अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो आज कई गुना बढ़ चुकी होगी। विश्व के अधिकतर देशों में प्रति 100 पुरुषों के पीछे लगभग 105 स्त्रियों का जन्म होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण में बात है कि विश्व के अधिकतम देशों में जो है 100 पुरुषों के पीछे जो है 105 लड़कियों का जन्म होता है, लेकिन भारत की जनसंख्या में प्रति 100 पुरुषों के पीछे 93 से कम स्त्रियां हैं। यानी देखा जाए तो इसमें भारत सबसे नीचे है, और भारत में इस तरह की परिस्थिति जो है आने वाला समय में एक बहुत बड़ी संकट का सबब बन सकता है। कहते हैं इसे विश्व के अधिकतर देशों में जनसंख्या अच्छी कंडीशन में है, लेकिन भारत में ये दिन प्रतिदिन जो है नीचा होता चला जा रहा है। अब इसका कारण क्या है? क्या कहते हैं विश्व में हर जगह शिक्षा का स्तर ऊंचा है या नीचा है, या भारत में ऊंचा या नीचा है? ये आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि शिक्षा का स्तर किस क्षेत्र में कितना है और क्यों ऐसा हो रहा है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भारत में अवैध रूप से अनुमानित तौर पर प्रतिदिन 2000 अजन्मी कन्याओं का गर्भपात किया जाता है। देखिए ये तो संयुक्त राष्ट्र का कहना है। कहते हैं विश्व भी हमारे इन चीज़ों को और इन कुप्रथाओं के जो है आनंद ले रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि भारत के लोग सुधरने वाले तो हैं नहीं, और विश्व के लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं कि हम जहाँ पर कहते हैं ना जाने कितने देवी देवताएं हैं जो एक स्त्री भी हैं, और हमने इतने सारे जो है महाकाव्य भी देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं, जहाँ पर स्त्रियों को इतनी महानता की जो है स्थान दिया गया है। इतने कुछ होने के पश्चात भी हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या होना एक बहुत ही जो है शर्म की बात नज़र आती है, और विश्व हम पे जो है हंसती है, क्योंकि हमारे पास सभ्यता भी है, हमारे पास संस्कृति भी है, फिर भी हमारी सोच दुनिया से कितनी नीची है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों इसी के साथ हमारा यहाँ तक के टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसका दूसरा टॉपिक जो होगा और भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके हम विषय में कन्या भ्रूण हत्या के विषय में आगे हम बात करेंगे, एनालाइज करेंगे, और हर एक बात को और भी एनालाइज करेंगे। ये आपके लिए यहाँ वीडियो इसलिए
स्थगित किया गया है कि वीडियो काफ़ी टाइम का हो जाने के कारण आप इसको इग्नोर भी करने लग जाते हो। इसको 2 भागों में देखिए और एक पार्ट पूरा भी मिलेगा इसके अंतर्गत, तो जो मर्जी है आप देख सकती हो और समझ सकती हो। अगर अच्छा लगता है इस पॉइंट को, आपको हर जगह काम आएगा, चाहे ऐसे आ जाए और ऐसे कन्या भ्रूण हत्या पे आता ही है, या आपका प्रोजेक्ट फाइल हो तो उस पर भी काम आता है। अगर आप एमए में भी हो तो वहाँ पर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए बन सकता है। इसको सोचिए, विचारिए और इन अक्षरों को लिखिए जो एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे कर सकोगे। यहाँ पर मैंने आपको बहुत से पॉइंट बताए हैं जो ज़रूरी है और समझने की भी ज़रूरी है। सिर्फ इसको अपने किताबों के लिए मत यूज़ करना, इसको दिमाग में भी रखना कि आने वाला समय में आप ऐसी गलती कोई नहीं करोगे और समाज को एक अलग ही ऊंचाई पे लेके जाओगे, जहाँ पर दुनिया आप पे हंसे ना, आपकी जो है महानता की प्रकाष्ठा को सराहे। तो ये काफ़ी महत्व रखता है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, तभी दूसरे बच्चों का केयर भी होगा और शायद इस बातों से किसी की जीवन बच जाए, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी तरह प्राप्त होता रहे, तो जनरल सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है आने वाला समय में और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।